कहते हैं कि जब महंगाई किसी की भी कमर तोड़ दे, किसी की भी जेब पर भारी पड़ने लगे, किसी के भी औसान खता हो जाएं, तो इस तरह के मामलात हो जाते हैं किसी भी मुआशरे में कि किसी आम आदमी के लिए एक छोटी सी चीज़ या फिर एक आम चीज़ भी बहुत मुश्किल साबित हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमीश अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर से बाखबर। इस बात का हवाला देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आज जब तमाम अखबारात हम देख रहे थे और इस बात का तयन करना था कि किन खबरों को डिस्कशन में आज लेकर आना है, तो सबसे पहली जो खबर देखी और इंतहाई मायूस कुन खबर थी, इस खबर की हमने क्लिपिंग भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि काफ़ी मायूस कुन खबर रही है और रोज़नामा द नेशन में आप ये खबर देख सकते हैं। इट इज़ वेरी बैड कि इस बार जो हज की एप्लीकेशंस है वो इंतहाई बड़े मार्जिन से ड्रॉप हो गई और हमने देखा कि हज एप्लीकेशंस तकरीबन आधी मिकदार में जो है वो इस बार मौसूल हुई हैं तमाम बैंक्स को, क्योंकि आप जानते ही अच्छी तरह से कि इस बार जो है वो हज तकरीबन 5 लाख रुपए तक महंगा हो चुका है और एक आम आदमी की जेब पर 5 लाख रुपए बहुत भारी पड़ते हैं। कोई भी औरत अगर हज करना चाहती है तो उसके साथ महरम भी जाना ज़रूरी है और फिर एक आम मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के लिए 10 लाख रुपये या 15 लाख रुपये खर्च करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक हमारे माशरे के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब इस बात का हवाला देना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि अब जो ख़बरें हम डिस्कस करेंगे इस शो में, जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से हैं, उनसे इस बात को वाज़े कर दिया जाता है कि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसमें तमाम तर सियासतदानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पड़ी है, अपनी पार्टियों की पड़ी है, अपने इत्तेहाद की पड़ी है। हुकूमत अपने मसलों से जूझ रही है और तमाम जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं वो अपने मसलों में उलझे हुए हैं। जिस तरह हमने देखा कि अब रोज़नामा बशारत में खबर शाही हुई और रोज़नामा बशारत में कहा गया कि आज बिलावल भुट्टो यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, कोट लखपत जेल में उनसे मुलाकात करेंगे और नवाज शरीफ चूँकि कहा जा रहा था कि बहुत अलील हैं और उनकी बेटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन नवाज शरीफ साहब पसंद हैं और कहते हैं कि मैं किसी भी अस्पताल में नहीं जाऊँगा चाहे वो मेरी मर्ज़ी का ये अस्पताल क्यों ना हो, क्योंकि शायद चाहते हैं बाहर जाना या नहीं जाना, कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी से अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के कमेंट्स सामने आ रहे हैं और खुर्शीद शाह साहब ने क्लियरली कह दिया है कि अगर नवाज शरीफ को कुछ होता है तो उसे कत्ल समझा जाएगा। बात तो ऐसी कही है जैसे कि पीपल्स पार्टी के अपने कोई रहनुमा हैं। अब ये इतनी मोहब्बत क्यों बढ़ रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला कब किया, किस तरह से करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर आज के शो में हम बात करेंगे। और चूंकि आज पीर का दिन है तो इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से तफसीली बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आने वाले जितने भी दिन हैं वो तमाम तर चीज़ें इन्हीं के हवाले से अनफोल्ड होती हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ कराती चलूँ, हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मंसूर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल। मंसूर साहब, सबसे पहले तो रोज़नामा बशारत में खबर शाये की गई है और आप ये खबर देख सकते हैं, बिल्कुल इसके फ्रंट पेज पर एज अ सुपर लीड इस खबर को शाये किया गया है और ये है बिलावल की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात के हवाले से, जिसके हवाले से कहा गया था कि इनकी मुलाकात शायद जुम्मे को होनी थी, फिर हफ्ते का कहा गया, लेकिन चूंकि फिर 5 बजे तक मिलने का वक्त होता है तो फिर मुलाकात पीर की हो गई। लेकिन मंसूर साहब, जब इस मुलाकात के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात की गई तो उन्होंने कहा कि किसी सियासी मकसद के तहत वो नहीं मिल रहे हैं। तो अगर किसी सियासी मकसद के तहत नहीं मिल रहे हैं, यकीनन बिलावल भुट्टो साहब को भी बहुत से काम होंगे, तो टेलीफोन पर रब्ता कर लेते हैं, जाना क्यों ज़रूरी है? बहरहाल इस सारी सूरत हाल में अगर आप देखें तो ये एक हमारे यहाँ ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें जो है वो ये एक मुस्बत जो है वो चीज़ की तरह यकीनन इसको लेना चाहिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखा रहे हैं और जो है वो जाके मिल रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें कि हुकूमत का रवैया जो है वो मतलब फवाद चौधरी साहब का बयान अगर ले लें या पीटीआई और ऑल जिस तरीके से इन चीज़ों को देख रही है तो उसमें तो वो इखलाकी कदरों का जो है वो मतलब गैर इखलाकी जो है आप कह लें कि एक रवैया जो है वो सामने आ रहा है। गैर इखलाकी रवैया ही सही। मंसूर साहब, आप ज़ाती तौर पे इस मिसाल को अगर मतलब इंट्रोस्पेक्ट करना चाहें, कोई ऐसा शख्स है या फिर कोई ऐसी एक जमात है या पार्टी है जिसने आपको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुंचाया, आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाया, वक्ती तौर पर आपको इस्तेमाल किया और फिर आपको इस्तेमाल करके भी छोड़ दिया, अब इतनी हमदर्दी क्यों जाग रही है? क्या आप उन्हें अस्पताल में उनकी आदत करने जाएंगे जबकि वो आपके दुख में कभी शरीक नहीं हुए? नहीं, देखें ये तो बहरहाल मतलब पॉलिटिकल राइवल जो है वो अपनी जगह मौजूद है, इनकी राइवलरी रहेगी भी और सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे या एक पुराना ताल्लुक़ होने की बुनियाद पे या दो बुनियादी सियासी जमातें होने के से भी अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा पॉलिटिकल जेस्चर है कि इस सारी सूरत हाल में जो है वो अगर बिलावल जो है इसको गैर सियासी रखते हुए ही मुलाकात को जो है वो करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है वाकई में मुलाकात गैर सियासी होगी?
नहीं, यकीनन दो सियासतदान जो है वो मिलेंगे तो सियासत से मुताल्लिक ही बात करेंगे, या अगर कोई एजेंडा होगा तो वो तो उसके तो बहुत सारे जो है वो, अगर आप कह लें कि बैकडोर ऐसे रास्ते हैं कि जिससे जो है वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बिलावल का जो है वो बज़ाते खुद जाना और मतलब पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की किसी जेल के अंदर जो है वो, मतलब ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है कि कोई चीज़ छुप जाएगी अगर वो जा रहे हैं, मिल रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं। तो ऐसी तो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई चीज़ होगी कि जो छुपाई जा सके जेल के अंदर होते हुए। लेकिन मेरा ख्याल है उस कल्चर को जो है वो प्रमोट होना चाहिए कि इस किस्म के जो है वो ताल्लुकात जो है वो सियासी जमातों के माबैन होने चाहिए। और अगर आप इसको इस तरीके से देखें कि जो अभी माजी में ही देख लें कि मतलब कुलसूम नवाज़ की सूरत हाल में जो है वो तमाम सियासतदानों ने जो है वो एक क्रिटिसिज्म का एक तवील सिलसिला जारी रखा, जिस पे बाद में जो है वो एक अफसोस जो है वो बहुत सारे लोगों को जो है वो ऑन एयर आके जो है वो अपनी अपॉलजीज टेंडर करनी पड़ी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि सेहत के मामले में और इस किस्म के निजी मामलात में जो है वो सियासी तौर पे उनको जो है वो लेके चलना चाहिए और ख़राब करना चाहिए चीज़ों को। लेकिन कहा यह जा रहा था कि जब मुस्लिम लीग नून से अपने ताल्लुकात इस्तवार और बेहतर करने की बात आती थी तो आसिफ अली जरदारी साहब ज़्यादा पेशकदमी दिखाते थे, आसिफ अली जरदारी साहब ज़्यादा आगे होते थे, और कहा यह जाता था कि बिलावल इस बात पर अग्री नहीं करते कि नवाज शरीफ साहब से मामला थोड़े बेहतर किए जाएँ। ऐसा क्या शिफ्ट हो गया इस दरमियान कि दोनों पार्टीज़ के मामला? देखिए, शिफ्ट तो गुज़िश्ता 4-5 साल में बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं। अगर ये पॉलिटिकल मैच्योरिटी अगर 4-5 साल पहले दिखा दी जाती या कुछ अर्सा पहले अगर आप कह लें दिखा दी जाती, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इन सियासी जमातों को जो है वो इस हद तक जो है वो क्राइसिस। तो इनकी जमात इक़्तिदार में भी थी, अगर 5 साल पहले की आप बात कर लें। बिल्कुल उस वक्त में जो है वो जब ये तमाम मतलब पॉलिटिक्स पार्टीज़ को जो है वो आप कह लें कि एक एहतसाबी अमल जो शुरू हो जाता है पाकिस्तान में, इस सारे अमल से पहले अगर जो है वो इस किस्म की जो है वो मैच्योरिटी दिखाई जाती और आप एक इत्तेहाद जो है वो अगर नज़र आता, तो यूनिटी के साथ मेरे ख्याल है बहुत सारी चीज़ों को तमाम सियासी जमातें फेस कर सकती थी। क्या आपके कहने का मतलब ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी के, तो उनसे पहले शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब जो मुल्क के सदर रह सके हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि सबसे माकूल इंसान, सबसे इंटेलेक्चुअल इंसान, सियासी तौर पर सबसे मैच्योर इंसान वो होता है जो शायद मुल्क का सदर हो। तो आप कह रहे हैं कि ये सियासी मैच्योरिटी जरदारी साहब में नहीं थी? नहीं, बहुत सारे ऐसे पहलू आए कि जिस नहीं, बहुत सारे ऐसे पहलू आए कि जहाँ पर जो है वो अगर आप माजी की सूरत हाल को देखेंगी तो उसमें आपको बिल्कुल वाज़े तौर पे नज़र आएगा कि जहाँ पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग को खड़ा होना चाहिए था, उस वक्त में जो है वो नून लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ उस तरीके से नहीं खड़ी हो सकी जैसे कि होना चाहिए था। आप कह रहे हैं सियासी मेचोरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, तो पीपल्स पार्टी में अब बिलावल जा रहे हैं ना, वो सियासी मेचोरिटी का सामना मुजाहरा कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्यों नहीं किया? क्या उनमें नहीं थी सियासी मेचोरिटी? नहीं, बिल्कुल करने की कोशिश की जा रही थी और बहुत अरसे से ये जो है वो चीज़ें, रुकावट क्या थी? मफादात रुकावटें होती हैं ना, कैसे वक्ती मफादात जो है वो आप कह लें कि जो एक कंसेंसस डेवलप होना था या एक नेक्सस जो है वो सियासी जमातों के दरमियान होना था वो नहीं हो सका, और यही वजह है कि मतलब आप देखें कि सियासी जमातों को जो है वो मुश्किल हालात का जो है वो सामना है काफ़ी अरसे से। अब वो आप एहतिसाब के नाम पे कह लें या जो हालिया इलेक्शन गुजरे हैं उसमें भी जो सूरत हाल रही है वो तमाम चीज़ों में जो है वो गेन नहीं कर सकी जो एक ओवरऑल तमाम सियासी जमातों को गेन करना चाहिए था। अच्छा, रोज़नामा बशारत में एक और ख़बर शाये की गई है और आप ये ख़बर अपने फ्रंट पेज पर देख सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं और खुर्शीद शाह साहब एक सियासी तौर पर काफ़ी अहमियत भी रखते हैं। उनका कोई बयान, उनका कोई स्टेटमेंट भी बहुत अहमियत रखता है। कोई बात अगर खुर्शीद शाह साहब कहें तो वो मानी भी जाती है पीपल्स पार्टी में, और बाकायदा तौर पर इसका जिक्र होता रहा पूरे दिन टेलीविज़न पर, और आज के दिन हम इसको डिस्कस भी कर रहे हैं। खुर्शीद शाह साहब ने बहुत ही बड़ा और बहुत ही सीरियस बयान दिया और उनका ये कहना था कि अगर नवाज शरीफ साहब को कुछ होता है तो इसे कत्ल समझा जाएगा। किसके हाथों ये कत्ल होगा और किसके हाथ इस कत्ल से रंग जाएंगे? क्योंकि हमने अब तक जो सुना है कि किसी हुकूमत के हाथों किसी का अगर कत्ल हुआ है तो वो तो मॉडल टाउन साने की बात थी, जिस पर कहा जा रहा था कि पिछली हुकूमत जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो तब ये कहा जाता था कि मॉडल टाउन साने में जो वहाँ दवाहिकीन मौजूद थे, जो शहदा थे वहाँ के, उनका कत्ल मौजूदा पिछली हुकूमत के हाथों पर था। नवाज शरीफ साहब को कुछ होता है तो मौजूदा हुकूमत की कैसे जिम्मेदारी हो सकती है? खबर में अगर आप तफसील में जाएँ तो बिल्कुल उसमें वाज़े कहा गया है कि जो है वो FIR जो है वो जो हुकूमती आला शख्सियात हैं, वज़ीर आज़म हैं और ये इनके जो रफ़क़ा हैं, इनके खिलाफ कटवाई जाएगी। क्या वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि आपको मनपसंद अस्पताल में नहीं लेकर जाएंगे?
उन्होंने तो इसके बरक्स कहा है, वो तो कह रहे हैं कि आप जैसे नहीं, हुकूमत तो मेरे ख्याल में जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है। हाँ बिल्कुल, इसको जो है वो अब कहीं ना कहीं तो सियासी मकासद के लिए जो है वो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो उसको किसी न किसी हद तक तो गेन करेंगी। लेकिन मंसूर साहब मुझे ये बताएं कि अगर वज़ीर आज़म साहब कह चुके हैं कि आपको किसी भी पूरे पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं वो सब नवाज शरीफ को दे दें, तो फिर क्या मसला है, फिर कैसे कत्ल? नहीं, कत्ल तो बहरहाल नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल नाजुक सूरत हाल है और इंसान की ज़िंदगी का तो पता नहीं है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर नवाज शरीफ साहब को बहरहाल कुछ हो जाता है तो यकीनन जो है वो मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो उसके लिए जो है वो परेशान कुन साबित होगी। अच्छा, तो फिर यहाँ पर आपको लगता है कि फिर फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं? क्योंकि फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट है, रोज़ाना बशारत में ये खबर आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रंट पेज पर राइट साइड पे फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये नवाज शरीफ साहब की तबीयत के ऊपर सियासत कर रहे हैं। तो क्या वाकई तबीयत पर सियासत कर रहे हैं या फिर वाकई इनकी तबीयत ख़राब है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि नून लीग के लिए अगर पर्टिकुलरली आप कहें कि वो सियासत जो है वो सारी सूरत हाल में कर रही है, और अगर कर भी रही है तो ये उनकी अपनी जो है वो आप कहने के सवाबदीद है कि वो करना चाहें। लेकिन मेरा नहीं मतलब कुछ अखलाकी कदरों का ख्याल रखना चाहिए और इन तमाम चीज़ों को जो है वो सियासत से यकीनन दूर रखना चाहिए। तो आपको वाकई ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है? देखिए, मुझे तो जाहिर सी बात है कि वो जो अखबारात बता रहे हैं या जो मेडिकल बोर्ड्स की रिपोर्ट है उस हवाले से जो है वो इसको मैं उसी तरह लूँगा कि जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अगर ख़राब है तो फिर अगर बहुत ज़्यादा किसी शख्स की तबीयत ख़राब है, फॉर इंस्टेंस मेरी तबीयत ख़राब है या आपकी तबीयत ख़राब है, तो उस शख्स की सबसे पहली रेफ्यूज क्या होगी कि वो किसी बेहतरीन अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके। जब ये अपने दौरे हुकूमत में तो ये कहते रहते थे कि पंजाब में बेहतरीन अस्पताल हैं जितने पूरे पाकिस्तान में भी नहीं है, तो वो किसी में इलाज क्यों नहीं करवा रहे? नहीं, मेरे ख्याल में अभी तक तो ये डिबेट जो है वो शायद मीडिया की हद तक या सोशल मीडिया की हद तक है कि जो है वो कोई अप्रोच करना चाह रहे हैं बाहर है, या ये तमाम जो है वो स्पेकुलेशंस पे जो है वो बेस कर रही है। अभी तो जो नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो चीज़ें आ रही हैं उसमें तो ये कि नवाज शरीफ साहब बाहर जाके इलाज कराना ही नहीं चाहते हैं, मतलब वो जेल से बाहर आना ही नहीं चाह रहे हैं। तो उसमें जो है वो इस चीज़ के साथ इंटरलिंक करना कि वो लंदन जाके ही इलाज कराएंगे, मेरा ख्याल है कि ये गैर मुनासिब होगा कि आप उसको इस तरीके से कोरिलेट करें। बहरहाल अगर उनकी तबीयत खराब है, बाहर जाकर इलाज नहीं करवाना चाहते या अस्पताल से बाहर, सॉरी अभी तो बाहर जेल से बाहर निकलना ही नहीं चाह रहे ना। वो जो इंप्रेशन जो आ रहा है वो तो यही आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो जेल में ही रहना चाहते हैं। खुदकुशी के मुतरादिफ होगा, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है तो आपको अस्पताल तो जाना पड़ेगा, डॉक्टर को तो दिखाना पड़ेगा। अब इसके क्या महरक़ात हैं, बहरहाल जो है वो उनकी फैमिली जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि क्या मामला हैं। अच्छा, तो फवाद चौधरी साहब ने एक और बड़ी ज़बरदस्त बात कही है। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन कर लें। प्ली बार्गेन में आपको पता है कि चौधरी साहब सारी जो है वो मज़े की बातें ही करते हैं। मज़े की बात वैसे इसमें ये भी है कि प्ली बार्गेन में पैसे मिलते हैं। तो अगर आप ये खबर देख सकें, रोज़ाना बशारत में बिल्कुल फ्रंट पेज पर ये खबर शाये की गई है और राइट हैंड साइड पर इसका हवाला पहले भी हम दे चुके हैं। तो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ बाहर जाना चाहते हैं तो प्ली बार्गेन कर लें, जिस अस्पताल से इलाज कराना चाहते हैं करा लें, बाहर से डॉक्टर भी बुलवा सकते हैं। अरबों रुपए के करप्शन केसेस हैं तो इसलिए मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त नहीं मिल सकती, लेकिन प्ली बार्गेन कर लें। प्ली बार्गेन की वजह से इनको कुछ पैसे वैसे भी देने पड़ेंगे। प्ली बार्गेन तो उस बुनियाद पर कर लेना कि कोई जो है वो चीज़ें जो है वो सामने हो, कहीं पे जो है वो एविडेंसेस हों या किसी कोर्ट से जो है वो गिल्टी करार दिए जा चुके हों, जा चुके हैं करार, मुल्जिम हैं। नहीं, मुजरिम है यकीनन, लेकिन जो है वो अभी तो जो केसेस या जो दावे पीटीआई की गवर्नमेंट एक अरसे से करती चली आ रही है कि अरबों की करप्शन और ये सारी चीज़ें जो हैं, तो किस चीज़ पे प्ली बार्गेन जो है वो किया जाएगा? अभी तक तो मतलब जितने इल्ज़ामात इन पे लगाए गए हैं या जितने केसेस चल रहे हैं उसको तो अभी किसी हद तक जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुए हैं। यानी कि पैसा देकर भी ये बाहर नहीं जा सकते, ये किसी भी तरह से इस तमाम मामले पहले तो तमाम केसेस जो है वो कंक्लूड होंगे तो उसके बाद जो है वो आपको अमाउंट जो है वो सेट होगी। सिर्फ इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम की बुनियाद पर तो ये नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ को जो है वो आप जो है वो किस चीज़ पे प्ली बार्गेन करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फवाद चौधरी साहब को तो खैर ये समझना चाहिए, लेकिन ये कहते हैं कि अगर ये बाहर से डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं तो बाहर से डॉक्टर भी बुलवा सकते हैं, इतने तो रास्ते खोल के दे दिए इनको। बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से बेशक मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत जो है वो या बयानात की हद तक या जो है वो जैसे भी नवाज शरीफ साहब को हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के हवाले से जो है वो मुकम्मल ताउन दिख रहा है जी। अब वो करवाना नहीं चाह रहे हैं अपना इलाज, या जो है वो बाकी कोई दीगर कोई ऐसी जो है वो बीच में मुश्किलात हैं, ये एक अलग मसला है कि वो क्या सूरत हाल होगी। तो ये तमाम तर मामला आपको किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि किसी
नुक्ते पे जो है कहीं ना कहीं मामला जो है वो अटके हुए हैं, और वो इंशाल्लाह ऐसा जो मालूम हो रहा है कि जिस हद तक जो है वो इस चीज़ पे डिबेट चल रही है और तमाम को कहीं जो है वो बैकडोर वो आप कह लें नेगोशिएशन चल रही होंगी, तो जैसे ही मामला सेटल होंगे मेरा ख्याल है इलाज भी हो जाएगा और ये बाहर भी हो जाएंगे। तो आज बिलावल मामला सेटल करने जा रहे हैं? बिलावल का जाना जो है वो मैं नहीं समझता कि मामला सेटल हो रहे हों, और हो सकता है कि किसी ऐसी सेटलमेंट की तरफ जो है वो बिलावल जो है वो लेके जा रहे हों। कैसी सेटलमेंट? देखिए, इसको परेशानी का शिकार तो आप देख लें नून लीग भी है और पीपल्स पार्टी भी है, और हो सकता है कि इस जो बंद गली से निकलने का रास्ता जो है वो कोई ऐसी ज्वाइंट स्ट्रेटजी जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो बनाने जा रही हो, और उस हवाले से जो है वो बिलावल नवाज शरीफ को इत्मीनान में लेना चाह रहे हों, और इससे मुमकिन है कि जो है वो दोनों सियासी जमातों के लिए ज़रूरी हो के जो है वो सारी सूरत हाल से निकलने के लिए कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए। बिल्कुल हो सकता है कि कोई कंसेंसस डेवलप किया जाए, और ये भी हो सकता है कि आज मामला जो है वो सेटल भी हो जाए। ये भी हो सकता है कि बिलावल नवाज शरीफ को कन्विंस भी कर ले कि सर आप अपना इलाज करा लें, अभी तो बहुत सियासत करनी है, आपकी तबीयत खराब हो गई तो हमारे साथ डील कौन करेगा। शहबाज अंकल तो बात करने को तैयार ही नहीं होते। शहबाज अंकल तो कहते हैं कि अगर जब तक मुल्क का वजीर आजम बात नहीं करेगा मैं बात नहीं करूंगा। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत के बावजूद भी शायद शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो साहब को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं समझते, तो इस वजह से शायद अब बिलावल भुट्टो साहब को लगता है कि नवाज शरीफ साहब ही उनकी आखिरी रेफ्यूज, और हो सकता है कि आज वो उनको इलाज करने पर भी जो है वो आमादा कर लें। तो इसी के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, बात कर लेते हैं कुछ आलमी मंजरनामे की, क्योंकि हमने देखा कि जब भारत को एशिया पैसिफिक ग्रुप की नुमाइंदगी दी जानी थी तो पाकिस्तान ने एक बार फिर उस पर एहतजाज किया। वजीर खजाना ने बाकायदा तौर पर जो है वो लेटर लिखा, इसका एहतजाज किया, कहा कि भारत की नुमाइंदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जा सकेगी, और अगर भारत को जिस तरह पहले हमने देखा कि OIC के इजलास में भारत को बुलाया गया दीगर नुमाइंदगी के साथ, तो जब पाकिस्तान ने वहां जाने से इनकार कर दिया और उस वक्त पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस बात पर भरपूर एहतजाज किया था, तो अब इस हवाले से भी जो है वो पाकिस्तान को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। लेकिन OIC का मामला मुख्तलिफ था और ये मामला मुख्तलिफ है। यहाँ पर एक और खबर है जो हमने देखी यहाँ पर रोजनामा नई बात में, जिसमें वजीर खारजा ने भी भारत के हवाले से कुछ कहा है, और वो कहते हैं कि भारत ने सार्क को यरगमाल बना लिया है। अब सार्क को यरगमाल बनाने का क्या मतलब है? हो सकता है इस तरफ निशानदेही की जा रही हो कि भारत एक बार फिर, जो कि अपनी पुरानी तमाम कोशिशों के साथ जो है वो पाकिस्तान को जिस तरह आइसोलेट करने की कोशिश करता रहा है, तो एक बार फिर शायद भारत ये करने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिशें की जा रही हैं। CPEC को कोई खतरा नहीं है, चीन के साथ फेज 2 का मुआहदा भी कर लिया है, और ये खबर बहुत अच्छे तरीके से हम द नेशन में भी देख सकते हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इज एंटरिंग CPEC फेज 2। नाउ व्हाट इज CPEC फेज 2, ये हमें बताएंगे मंसूर साहब, लेकिन इस स्टोरी से ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दफ्तर खारजा की जानिब से गुफ्तगू की गई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि भारत ने सार्क को यरगमाल बना दिया है और भारत मुसलसल पाकिस्तान को आलमी मंजरनामे पर तनहा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने एक बात वाज़ेह कर दी है कि चाहे कैसे भी सर्कमस्टांसेस क्यों ना हो, चाहे कैसे भी मामलात या फिर हालात क्यों ना हो, कश्मीर के मामले पर कभी भी किसी किस्म की कोई डील नहीं की जाएगी। अगर एक बार फिर हम वो क्लिपिंग दिखा सके तो इस खबर के बिल्कुल नीचे ही वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का एक और स्टेटमेंट लिखा, और इस खबर के मुताबिक ये कहा गया कि भारत के साथ अमन चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कश्मीर का सौदा चाहते हैं। मंसूर साहब, कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये? यकीन पाकिस्तान का स्टैंस जो है वो शुरू से यही रहा है कि जो है कश्मीर पे जो है वो किस किस्म की सौदेबाजी नहीं होगी, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है और जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, मेरे ख्याल में उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो ज़रूरी है कि मामला जो है किसी न किसी कंक्लूजन की तरफ पहुँचे। कोई आप कह लें कि पीस कीपिंग प्रोसेस है वो इसको कंटिन्यू होना चाहिए, और इसमें जो है वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट या आप कह लें कि लोकल जो ताकत है या खित्ते की जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, इनको भी जो है वो यकीनन बहुत ज़रूरी है कि वो इसमें अपना रोल जो है वो परफॉर्म करें, और अदरवाइज़ जो है वो ये सिलसिला जो है वो आप कह लें कि ये जंग के बादल जो है वो इसी तरीके से वक्तन फ़वक्तन जो है वो चलते रहेंगे।
और रही बात शाह महमूद कुरैशी साहब की कि जो सी पैक के हवाले से उन्होंने कहा है कि सेकंड फेज़ में दाखिल हो गया है और बहुत सारे सार्क ममालिक जो है वो उसको किसी हद तक जो है वो इंडिया ने कंट्रोल कर लिया है या उस पर जो है वो उनकी डोमिनेंस जो है वो जारी है। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ी इकॉनमी मंडी है और उसको जो है वो उसके लिए आसान है भारत के लिए कि अट्रैक्ट करना अपनी दीगर ताकतों को या बिज़नेस के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो भारत जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो यकीनन सार्क ममालिक के लिए भी जो है वो एक अट्रैक्टिव होता है कि भारत के साथ जो है वो किसी भी हवाले से उसको सपोर्ट करना या उसके साथ जो है अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को या मुल्की मफादात को देखते हुए चीज़ों को इस्टेब्लिश करना। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? रियाज खान बोल रहा हूँ, मालूर कॉलोनी कराची से। जी रियाज खान साहब, पहले तो मेरा अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को और सबको मेरा वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज खान साहब, क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे ये कि जी हालात जो हैं वो हालात तो अपनी जगह कशीदगियाँ या जंग वगैरह तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो हमारे मेन मसला है वो महंगाई का है। हम लोग इतने परेशान हो गए हैं। मैं आवाम की आवाज हूँ क्योंकि मुझे लोग कहते हैं, मैं लोगों के हालात देखता हूँ। आज से 2 से 3 महीने पहले जो भूसा था, भूसा अब आप कहेंगे कि भूसे की बात कहाँ से ले आए, तो भैंसों के लिए भूसे के चारा बहुत जरूरी है जो 450 रुपए मिलता था, अब वो 1250 रुपए में वो भी नायाब हो गया है। तो ये क्यों आखिर? फिर उसके बाद सीमेंट है, सीमेंट कहाँ चला गया, सरिया कहाँ चला गया। अब कोई गरीब आदमी अगर अपने बेटे की शादी कराएगा तो वो कहाँ से उसके लिए एक कमरा बनाएगा? आप घरों की बात को तो रहने दे, वो बेचारा तो एक कमरा बनाने से रह गया। फिर सेकेंडली ये कि जिस चीज को आप हाथ लगाए आसमान को उसका भाव जा रहा है, ये किस तरफ जा रहे हैं? हम तो परेशान है। सेकेंडली ये कि आज एक हमारा गरीब आदमी जब वो पैसे जोड़ जोड़ के रखता था और हज के लिए उसके लिए एक मकदस फरीजा कि मैं हज पे चला जाऊं, तो आज तो हज भी वो हो गया है कि जी 5 लाख रुपए में 5 लाख रुपए में अगर लेडीज है, मेरी माँ है, तो माँ के साथ या बेटा जाएगा या बाप जाएगा या शौहर उसका जाएगा, तो भाई वो 5 लाख दूसरा कहाँ से लेके आएगा? ऐसा ही है रियाज खान साहब, ठीक कह रहे हैं आप। पहले मैंने 5 लाख में 2 आदमी हज पे भेजे, कुछ टाइम पहले। आपने जमा करवाई थी इस बार एप्लीकेशन रियाज खान साहब? नहीं जी, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने हज अकबर पिछले दौरे हुकूमत में कर लिया। अगर इसमें करता तो नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन रियाज खान साहब, आपको लगता है कि आज एक आम आदमी, अच्छा मुझे ये बताएं, चूंकि आप आम आदमी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि आम आदमी के लिए 10 लाख रुपए भी एक वक्त में निकालना आसान काम होगा? नहीं हो सकता सर जी, बिल्कुल नहीं हो सकता। वो कब्र में चला जाएगा, हज पे नहीं जाएगा। उसके दिल में जो ये ख्वाहिश थी कि मैं हज कर लूंगा, बीसियां जोड़ के बड़े मुश्किलों से जोड़ के उसने पैसे इकट्ठे किए, 2,70,000 रुपए उसके पास हुए। उसने कहा कि जी मैं इस बार इंशाल्लाह 3 लाख में हज से आ जाऊंगा। एकदम खबर आई कि भाई ये तो 4.5 लाख से ऊपर है। अगर आपके, मैं आपको बताता हूँ, आप दोनों जो बैठे हैं, आप लोगों की जितनी तनख्वाह है, अगर आपके ऊपर 1 महीने की जून जुलाई की फीस बच्चों की ज्यादा आ जाए तो आप वो 2 महीने में 10 से 15,000 रुपए बर्दाश्त नहीं कर सकते। नहीं, एक आम आदमी के लिए तो थोड़ा सा खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाए तो वो भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। रियाज खान साहब, अगर आप छोटी मोटी चीजों की बात कर लें, आलू मटर सब्जी, घर में दालें चीनी वगैरह, ये तमाम चीजें भी तो महंगी हो गई हैं, क्या इनमें मुश्किलात का सामना नहीं करते आप अगर महंगाई की बात करना? मैडम आपने बिल्कुल सही कहा, टमाटर जो है वो नायाब हो गया। टमाटर तो खैर हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी कीमत देख लें आप, और छोड़े प्याज देख लें आप, अदरक देख लें आप, धनिया भी रहने दे, मिर्चे उस दिन 10 रुपए के लिए तो 2-3 दाने दे दिए। अरे भाई किस तरफ जा रहे हैं? खुदा के लिए वापस आए। ये लोग बहुत परेशान है। हम लोग बहुत परेशान है। मुझे रात में कहते हैं कि जी सुबह आपने ये वाली बात करनी है, हमारी ये बात प्लीज पहुंचा दे आगे। मैंने कहा जी न्यूज जो है वो तो हक को सच दिखाता है, आगे वालों को अल्लाह ताला हिदायत दे कि वो भी सच और वो मेहनत से काम करें। इन बेचारों को पता ही नहीं है ये। अच्छा रियाज खान साहब, ये बताएं जरा, किसको वोट दिया था आपने? मैंने वोट, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा तो अब दिल भी नहीं करता वोट डालने को। वैसे किसको दिया था आपने? मैंने पिछली बार जिस शख्स को वोट दिया था, 2 रकात सलातो हाजत पढ़े
और अल्लाह से माफी मांगी कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं वोट इसको नहीं दूंगा, ये जो कर रहा है इसमें मेरा हिस्सा है। जो बिल्कुल। चले रियाज खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। और मंसूर साहब, बड़ी मतलब एक मायूस कुन सूरत हाल है, क्योंकि एक आम आदमी के लिए अगर उसके 2 बच्चों की फीस अगर उसको 1 या 2 महीने की थोड़ी ज़्यादा भी देनी पड़ती है तो उस आदमी के लिए तो समझ में नहीं आता कि वो अगले 2 महीने तक चीज़ों को मैनेज किस तरह करेगा। एक तो कर्जे में डूब जाता है, दूसरा ये कि तमाम तक घर के एक्सपेंसेस भी नहीं चल पाते। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको क्या कहना है इस हवाले से? महंगाई तो यकीनन बहुत बढ़ गई है, हज की एप्लीकेशंस भी इस बार कम आई हैं। देखिए, रियाज साहब के जो खदशात हैं या जो इनकी गुफ्तगू थी उसका लुब-ए-लुबाब जो है वो ये है कि मतलब इस वक्त जो है वो मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी जो हैं वो इसी सूरत हाल से जो है वो गुजर रहे हैं। और ये सूरत हाल मतलब इस कदर जो है वो दिन ब दिन पेचीदा होती जा रही है और लोगों के लिए जो है यकीनन ज़िंदगी गुजारना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। महंगाई अपनी जगह है, पैसे की सर्कुलेशन जो है वो लोकल सतह पर जो है वो बिल्कुल रुक गई है। और अब अगर जैसे कि ये रिसेंट जो बयान आया है कि सेकंड फेज़ में जो है वो CPEC को जो है वो लेके जा रहे हैं, मेरे ख़्याल में टॉप टू बॉटम जो है वो सूरत हाल ये है कि पैसे की जो सर्कुलेशन थी या बिज़नेस जो है वो किसी हद तक नहीं बल्कि बड़ी हद तक जो है वो इस वक्त तबाह हो गया है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में जो है वो एक शदीद बहरान जो है वो इस चीज़ का नज़र आता है कि लोग जो है वो जॉब्स के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और एक जो अपॉर्चुनिटीज़ थी कारोबार की वो भी जो है वो मतलब ये इंक्रोचमेंट ड्राइव और ये तमाम चीज़ें जो शुरू हुई इससे एक जो ये सिलसिला था रोज़गार का वो बड़ी हद तक जो है वो मुतासर हुआ है। बिल्कुल मुतासर हुआ है। लेकिन मंसूर साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपकी आवाम मुश्किल में है तो आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। घर का सरबरा, उसकी क्या ड्यूटी होती है कि अगर उसके घर में किसी भी फ़र्द को किसी मसले मसाइल से का सामना है, अगर वो किसी प्रॉब्लम में है तो वो बैठकर उसकी बात सुने, उसके मसाइल को देखे। लेकिन पाकिस्तान की जो कौम है और जो हमारी जितनी भी सकाफ़त है, यहाँ पर हम जितनी भी ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलात क्यों ना आ जाए, हमारी कौम दिलों से बहुत रिच है और बहुत मोहब्बत करने वाली हमारी कौम है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम अपने ट्रेडिशंस को, हम अपनी सकाफ़तों को नहीं भूलते, हम अपने त्योहारों को भरपूर तरीके से मनाते हैं। और चाहे आज पाकिस्तान का या फिर कोई भी किसी शहर का आम शहरी, आम शख्स किसी भी किस्म की महंगाई से क्यों ना जूझ रहा हो, आप देखें कि अगर PSL हो रहा है यहाँ पर तो PSL की वजह से भी लोग नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं, टिकट लेकर देखने भी जाते हैं। महंगाई अपनी जगह है लेकिन सकाफत को नहीं भूलना चाहिए। तो पाकिस्तानी सकाफत के हवाले से ही एक बड़ी खूबसूरत सा हमने एक पैकेज बनाया है, आपको वो दिखाते हुए फिर उस हवाले से हम बात करेंगे। 4000 आबादी की वादी कैलाश। ये वादी पाकिस्तान के उन चंद इलाकों में नुमाया है जहां सदियों पुरानी रिवायात आज भी जिंदा हैं। वादी कैलाश को त्योहारों की वादी भी कहा जा सकता है, जहां मौसम सर्द हो या गर्म, बरसात हो या बहार, किसी की मौत हो या पैदाइश या फिर कोई रिश्ता अज़दवाज में बंधे, हर मौका फेस्टिवल का मौका। चित्राल की वादी कैलाश के मकीन अपने नए बादशाह से महरूम रह गए। बर्फ पर मखसूस अंदाज से सदियों पुराने हॉकी के खेल में कमर कमर तक बर्फ में गेंद के पीछे जाना कोई आसान काम नहीं। जीतने वाली टीम के कप्तान को 3 दिन के लिए कैलाश का बादशाह मुकर्रर किया जाता था, मगर दम तोड़ती सकाफती रिवायात ने कैलाश को भी न छोड़ा। इस बार बिना बादशाह मुकर्रर किए ही टूर्नामेंट खत्म हो गया। किसी का भरपूर शॉट लगा और गोल हो गया और कोई मौका जाया कर गया। कुछ ऐसे भी थे जो खेल में बेईमानी को ले आए, शॉट न लगा तो बदइंतजामी का रोना रोने लगे। इंतजामियत का नामो निशान नहीं है। इस तरह ये खेलने का ये हथियार है, हथियार से लड़ाई अगर यहाँ मैदान में हो जाए तो यहाँ कोई भी नहीं बचेगा। मोहम्मद यूसुफ ने स्नो हॉकी के बारे में बताया कि ये खेल सदियों से इस वादी में खेला जाता है, जिसमें लकड़ी से बने हुए एक बॉल जो गोल होती है उसको काले रंग की लकड़ी से बनी हुई हॉकी से मारा जाता है। हम 20 खिलाड़ियों में ये मुश्तमिल होता है। ये खिलाड़ी खेलते हैं और इसमें जो है ना पचे के साथ मारा जाता है स्ट्रिंग को। इस खेल के खिलाड़ियों का कहना था कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, लेकिन हुकूमत ने इस खेल की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। हम चाहते हैं कि कल्चर को बचाने और फरोग देने के लिए हुकूमत हमारे साथ ताउन करे।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनका खेल है। और यहाँ पर जिस तरह बाकी सब ने मुतालबा किया कि इसको थोड़े और बड़े पैमाने पर करवाना चाहिए। वैसे तो अपनी मदद आप सब ही इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं और फिर 3 दिन के लिए एक शख्स को, जो जीतता है शख्स इस खेल में, उसको बादशाह मुकर्रर कर दिया जाता है कैलाश का। मंसूर साहब, मुझे तो नहीं पता था इस सकाफत के बारे में पहले, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे कॉन्सेप्ट लगा है। ये कहते हैं कि हुकूमत को भी इसमें थोड़ा पार्ट प्ले करना चाहिए ताकि थोड़े बड़े पैमाने पर हो। आपको लगता है होना चाहिए इसको बड़े पैमाने पर? नहीं, यकीन पाकिस्तान का कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा वसी है और मुख्तलिफ जो एरियाज़ हैं उसके मुख्तलिफ जो है वो उसका एक कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, और इन तमाम चीज़ों को जो है वो यकीनन प्रमोट होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो इस सतह पर, या आप कह लें कि टूरिज़म पे, इन तमाम चीज़ों पे, कल्चर पे, यहाँ तो जो बेसिक चीज़ें हैं उन पे जो है वो आज तक जो है वो ख़ास तौर तवज्जो नहीं दी जा सकी। अभी मंसूर साहब, आपने खेली है स्पोर्ट कभी, कोई सी भी, हॉकी या क्रिकेट, कुछ भी खेला है आपने कभी? बिल्कुल, बचपन में जैसे एक रिवाज है कराची में, तो खुसूसन अगर आप देखें तो क्रिकेट या हॉकी जो है वो हर बच्चा जो है वो खेलता वही बड़ा होता है। लेकिन बहरहाल वैसी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो नहीं थी, और आहिस्ता आहिस्ता कराची में तो जो है वो रुझान ही जो है वो तब्दील होता गया, और लोगों का खेलों से हट के जो है वो दीगर तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो रहा। तो एक कोई खास मतलब वो ऐसा क्रिकेट नहीं खेली या चलें, सही है, कोई खास ऐसी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन हम फिर भी पीएसएल के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि कल हमने देखा बहुत ही दिलचस्प किस्म का मैच हुआ, और जब 187 रन्स बन चुके थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं अब ये जीतेंगे या हारेंगे। फिर उसके बाद सरफराज आउट हो गए, और सरफराज के आउट हो जाने के बाद फिर ऐसा लगा कि भाई अब सारी उम्मीदें खत्म ही हो गई हैं। तो कल का जो मैच था बहुत जबरदस्त था। आपने देखा रोजनामा बशारत में भी खबर शाया की गई है। इस खबर में कहा जा रहा है कि एहसाब मुकाबले में किंग्स कामयाब हो गए, और कराची के मैदान में कराची किंग्स का कामयाब हो जाना, आप सोच सकते हैं कि लोगों का जोशो खरोश कितना तेज नहीं होगा। मतलब आप अपने होम ग्राउंड में जीते, खैर तमाम टीमों का होम ग्राउंड है, लेकिन कराची के लिए चीज थोड़ी सी स्पेशल है। अहमद शहजाद के 99 रन और कोयटा के काम ना आ सके। अहमद शहजाद साहब ने भी मतलब ऑलमोस्ट सेंचुरी कर ली, लेकिन ये कोयटा के काम नहीं आ सकी। आखिरी ओवर में कोयटा को फतह के लिए 5 रन दरकार थे। उस्मान शनवारी ने 3 विकेटें लेकर बाजी पलट दी। उस्मान शनवारी साहब को आई थिंक फॉर दैट करंट मैच मैन ऑफ द मैच प्रोबेबली कहा जा सकता था, बट हम इस हवाले से बात करते हैं। हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है मोहसिन मेहदी। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन, कल के मैच के हवाले से क्या तासुरात हैं? आप किसको सपोर्ट कर रहे थे वैसे कल? ये कल बहुत जबरदस्त मैच हुआ और मुश्किल हो गया था कि किसको सपोर्ट करें, क्योंकि कराची की तरफ एक तरफ कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर बात करें तो उसके कप्तान कराची के थे सरफराज अहमद, तो वो स्टार्टिंग के लिए काफी मुश्किल हो गया था जो हमारी बात हुई थी, लेकिन हम कराची टीम को सपोर्ट कर रहे थे। मैं अपनी बात करूँ तो मैं कराची के साथ था, और एहसास का मुकाबला हुआ जिस तरीके से आपने बात की। हम सब जो मीडिया बॉक्स में बैठे हुए थे वो भी बिल्कुल एक्साइटेड थे, और शायकीन भी एक्साइटेड थे। आपने उस्मान शनवारी की बात करी, जब वो लास्ट ओवर कराने आए, इससे पहले उन्होंने जो ओवर किया था उसमें 3 छक्के खाए थे उन्होंने, तो लग नहीं रहा था कि कराची मैच जीतेगा, लेकिन जिस तरीके से उस्मान शनवारी ने ओवर किया, उन्होंने विकेटें आखिर की सरफराज अहमद को बोल्ड किया और कराची किंग्स को जितवाना जो है, क्योंकि बाउंड्री काफी छोटी है, बॉलर के लिए काफी मुश्किल है कि वो किस तरीके से बॉल करें, कहाँ बॉल करें। तो जब उस्मान शनवारी जितवाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, काफी खुश थे, काफी पॉजिटिव थे। उनसे ये भी सवाल किया कि 5 रन दरकार थे, आपने इससे पहले 3 छक्के खाए थे ओवर में, तो उन्होंने कहा कि वो 3 छक्के में भूल गया था, मेरा फोकस था कि अच्छी लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग करनी है ताकि कराची किंग्स को जितवा सकूं, और जो मैंने कर दिखाया। बहुत अच्छा मैच हुआ कल। अच्छा, जब सरफराज आउट हुए तो उसके उस लम्हे को काफ़ी स्पेकुलेट किया गया इवन मैच के बाद भी। उस हवाले से क्या कहना है आपको? क्योंकि कहा जा रहा था कि जो ये पिच है ये बैट्समैन के लिए काफ़ी साजगार है, बेहतर तरीके से खेल सकते थे। आई थिंक उनका फेवरेट शॉट भी बन सकता था सरफराज का उस वक्त, लेकिन वो आउट हो गए। उस हवाले से काफ़ी स्पेकुलेशन भी की गई। मोहसिन, आपका क्या कहना है इस हवाले से? जी देखिए, यही क्रिकेट है। मतलब सरफराज अहमद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आए, उनसे ये सवाल हुआ कि आप जितवा सकते थे, पीएसएल में आपको बैटिंग का ज्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन आज मौका मिला। कराची में आप रहते हैं, कराची की शायकीन थे, फिर पाकिस्तान के भी कप्तान है, तो आप ये मैच जितवा सकते थे। उन्होंने कहा मैंने कोशिश की, लेकिन यही क्रिकेट है कि आज उस्मान शनवारी का दिन था, कोयटा ग्लैडिएटर्स का दिन नहीं था। और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली और शायकीन को काफी मजा आया। हाई स्कोरिंग मैच, और हमने जैसे देखा इससे पिछला मैच भी लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान जो है वो भी काफी हाई स्कोरिंग रहा। कल का मैच भी काफी हाई स्कोरिंग रहा।
और कल का जो मैच है वो इसके लिहाज से अच्छा था कि दोनों टीमों ने फाइट की, जिससे मजा आया देखने में, शायकीन भी लुत्फानंदोज हुए। तो एक अच्छा मैच हुआ और सरफराज अहमद ने भी कहा कि मैंने कोशिश की, मैं जितवाना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक मजाक में बात कही कि मैंने कराची वालों को मौका दिया कि जाएं आप लोग। यकीनन उनके जज्बात भी जो है वो कराची वालों के साथ हैं, क्योंकि वो खुद भी कराची से हैं। लेकिन अच्छा, पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें मोहसिन, तो पॉइंट्स टेबल पर तो वैसे क्वेटा की पोजीशन काफी स्ट्रांग थी, तो इस मैच के बाद कराची की क्या पोजीशन बनेगी पॉइंट्स टेबल पर? देखिए, कराची ऑलमोस्ट क्वालिफाई तो कर चुका है, लाहौर जो है वो बाहर हो गया है, लेकिन आज का मैच भी काफी इंपॉर्टेंट है कराची के लिए, क्योंकि अगर कराची आज हारता है तो फिर रन रेट पे बात आएगी लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के। तो इस हवाले से जो है आज का मैच भी क्रूशल होगा कराची के लिए। कराची अगर जीतता है तो फिर क्वालिफाई तो कर जाता है, मैंने कहा ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका है। वैसे आज का मैच अगर जीतता है तो पक्का कराची की जगह जो है वो हो जाएगी, और ये खुशखबरी होगी कि अगर कराची आज जीतता है तो कराची के शायकीन उसे एलिमिनेटर 4 में देख सकेंगे। और खुद कराची, क्योंकि कराची को होम ग्राउंड का दर्जा हासिल है, कल होम ग्राउंड का भरपूर सपोर्ट किया, कराची की काफी तादाद थी शायकीन की। जब हम अंदर इंक्लोजर में गए वहां भी हमने देखा तो कोयटा की खासी कम थी, लेकिन हमें लग रहा था कि कोयटा की ज्यादा होगी, क्योंकि सरफराज अहमद की वजह से लोग जो है कोयटा को सपोर्ट करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ कि कराची को ही सपोर्ट किया जा रहा था। कराची के झंडे भी लहराए जा रहे थे, बिल्कुल ऐसा ही किया जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि एक मोमेंट ऐसा आ गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे नेशनल स्टेडियम में सिर्फ और सिर्फ कराची सब कह रहे थे, एवरीबॉडी वाज चैंटिंग कराची एट वन मोमेंट। लेकिन आपने मोहसिन कल भी एक बड़ी दिलचस्प चीज देखी होगी, सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल है, डैरेन सेमी कायद-ए-आज़म के मज़ार गए, देखा होगा यकीनन आपने, और वहां पर जाके पाकिस्तान जिंदाबाद के उन्होंने नारे भी लगाए और एक ट्रिब्यूट भी पेश किया कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को, और काफी जो है उन्होंने उनकी तारीफें भी की, कराची की भी काफी तारीफ की। तो हम ये तो समझ सकते हैं कि इस बार जो सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं काफी मुतमईन है सब इन तमाम तरह इंतजाम से, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रीली इन कराची। जी आप सही कह रही हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम काफी एहसन है, क्योंकि अगर ये सिक्योरिटी नहीं होती तो इस तरीके के इवेंट्स नहीं आते। सिक्योरिटी स्टेडियम के बाहर, स्टेडियम के अंदर फिर जो खिलाड़ी मुख्तलिफ दौरा करें, जैसे आपने कहा डैरेन सेमी ने कल इन कायद-ए-आज़म का दौरा किया तो उनके साथ भी सिक्योरिटी थी। और अगर डैरेन सेमी के अलावा वेस्ट इंडीज के दीगर प्लेयर की बात करें तो इनका काफी रोल है पाकिस्तानी क्रिकेट में। ये जो ब्रावो किस तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स को, उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स का गाना भी गाया। तो वॉटसन का पाकिस्तान का कंफर्म हुआ कि पाकिस्तान आ रहे हैं, तो डीजे ब्रावो ने उनके लिए भी गाना गाया कि हमारा जो प्लेयर है वो वहाँ पे पाकिस्तान आ रहे हैं, हम उसके साथ खेलेंगे। फिर कोयटा के हैं सर रिचर्ड, बिल्कुल ऐसा ही है। मोहसिन बहुत बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का, और जिस तरह हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि काफ़ी सोचा गया कि पाक भारत कशीदगी की वजह से जो एक माहौल क्रिएट हो गया था उसमें लोगों का सोचना ये था कि शायद PSL की चमक थोड़ी मांद पड़ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। मंसूर साहब ने भी अपने कीमती राय से में आगा किया। मंसूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आज प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, और आज के मैच में देखना है कराची क्या पोजीशन रहेगी। PSL का जो जोशो खरोश है वो ऐसा लगता है कि जैसे आगे मैचेस बढ़ते चले जाते हैं, 8 मैचेस हैं, शायद लोग थोड़े कम पुरजोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारे जोश के हवाले से बात की जाए तो पॉइंट्स टेबल पर जो ये जोश है ये बढ़ता चला ही जा रहा है, और देखना है फाइनल तक क्या तासुरात रहेंगे और क्या मामला रहेंगे, क्योंकि एवरीबॉडी इज कोऑपरेटिंग व्हेन PSL 4 इज ऑनगोइंग इन कराची। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।